नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम गुप्त प्रशासन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, गुप्त प्रशासन को समझने से पहले हम देखते हैं मौर्य काल जो है और उत्तर मौर्य काल और गुप्त काल में उपाधि क्या लेते थे शासक। तो हेडिंग दीजिएगा मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल। ये जो मौर्य काल है, यहाँ पर यदि शासक देखे उपाधि क्या लेता था तो देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय। और उत्तर मौर्य काल में उपाधि चेंज हो जाते हैं। और यदि देखे राजा कुषाण, कुषाण के समय उपाधि क्या लेते थे? देवपुत्र। और ये मौर्य काल आते आते उपाधि पूरी तरह से चेंज हो गए और देवता वाले उपाधि लेने लगे। तो देखिए क्या देखे, मौर्य काल उपाधि देवा नाम प्रिय अर्थात देवता का प्रिय। उत्तर मौर्य काल में देवपुत्र, देवता के पुत्र जैसा उपाधि लेने लगा। और मौर्य काल में पूरी तरह से राजा देवता बन गए, देवता वाले उपाधि ग्रहण करने लगे। यह जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन जो है कि यहाँ पर जो है कि राजा देवीय अधिकार रखने लगे। कैसे? तो देवता वाले उपाधि ग्रहण करते थे। तो इस लाइन को लिखते हैं, गुप्त काल में, गुप्त काल में राजा देवीय अधिकार रखने लगे। यदि देखें कैसे, तो गुप्त शासक, गुप्त शासक महाराजा, महाराजाधिराज परम भट्टारक, परम भट्टारक जैसे उपाधि ग्रहण करने लगे। ये जो गुप्त काल है, यहाँ पर जो है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो पहले देखिए क्या देखें हम, मौर्य काल। मौर्य काल में उपाधि क्या लेते थे शासक? देवा नाम प्रिय। और उत्तर मौर्य काल में क्या उपाधि लेने लगा? कुषाण के समय राजा कि यदि उपाधि देखे तो देवपुत्र उपाधि हो गया। और गुप्त काल में पूरी तरह से देवता बन गए, देवता वाले उपाधि लेने लगे। कैसे? तो देखिए, गुप्त काल में राजा देवीय अधिकार रखने लगे थे। गुप्त शासक के द्वारा महाराजा, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे उपाधि ग्रहण करने लगे। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ये जो गुप्त प्रशासन है, यहाँ पर पहली बार जो है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला है। तो यहाँ पर लिखते हैं, गुप्त काल में
सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिला। यदि बोले विकेंद्रीकरण कैसे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, तो देखिए राजा क्या करते थे, विजित क्षेत्रों को वार्षिक कर के बदले वापस कर देते थे। राजा विजित क्षेत्रों को वार्षिक कर के बदले वापस कर देते थे। यहां से जो है कि सामंती व्यवस्था का विकास होता है। सामंती व्यवस्था। और यदि सत्ता का विकेंद्रीकरण देखें, विकेंद्रीकरण तो देखिए कैसे विभाजित था, देश प्रांत। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। विषय और ग्राम में विभाजित थे। और देश का जो है कि प्रधान गोपना होता था। और भुक्ति उपरीक विषय का विषयपति। ग्राम का प्रधान ग्रामीण, ग्रामिक या ग्रामिक। तो देखिए क्या, देखिए गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। गुप्त काल में कैसे, तो हम देख चुके हैं, राजा जो है कि विजित क्षेत्रों को वार्षिक कर के बदले क्या कर देता था, वापस कर देता था। यहाँ कह सकते हैं सामंती व्यवस्था जैसे हो गए थे। सामंती व्यवस्था क्या होता है, तो मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर राजा है और इसके अंदर में ये और ये क्षेत्र में एक जो है कि शासक काम करते, ये दोनों क्या करते हैं, इसको टैक्स देते हैं। तो देखिए विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, देश का विभाजन हुआ प्रांत में, जिसे भुक्ति कहते हैं। भुक्ति का विभाजन होता है विषय में, विषय का विभाजन होता है ग्राम में। अर्थात बोले तो कई सारे ग्राम मिलकर विषय बना और कई सारे विषय मिलने से प्रांत भुक्ति बनते हैं और कई सारे प्रांत के मिलने से देश बने। और देश का प्रधान गोपना, आधा पो होगा गोपना। और भुक्ति का प्रधान उपरीक, विषय का प्रधान विषयपति, ग्राम का प्रधान ग्रामीण। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी। पहला देखिए कुमार मात्य। ये कुमार मात्य जो होता था सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद अगला देखते हैं अमात्य।
ये अमात्य नौकरशाह का प्रमुख होता था। नौकरशाह का प्रमुख। अगला देखते हैं महाप्रतिहार। ये जो है कि राजमहल के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होते थे। राजमहल के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी। अगला देखते हैं महासेनापति। महासेनापति ये सेना का प्रमुख होते थे। सेना का प्रमुख अधिकारी। इसे ही हम क्या कह सकते हैं? सर्वोच्च अधिकारी। सर्वोच्च अधिकारी। अगला देखते हैं महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक ये शांति और युद्ध के अधिकारी थे। शांति और युद्ध के प्रमुख अधिकारी। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम? प्रमुख अधिकारी को देख रहे हैं तो पहला देखिए हम क्या देखे? कुमारमात्य। ये कुमारमात्य जो है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे। राजा के जो भी प्रशासन थे उसके जो है कि सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होते थे? कुमारमात्य। ये जो कुमारमात्य है, चलिए इसके बारे में नीचे देखेंगे। और देखते हैं अमात्य। ये क्या है? तो नौकरशाह का प्रमुख होता था। महाप्रतिहार ये राजमहल के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था। राजमहल का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार। और महासेनापति, सेनापति से याद रखिएगा सेना का प्रमुख अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी। और महासंधि विग्रहक, संधि से याद रखिएगा युद्ध और शांति का प्रमुख अधिकारी होता था। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। ये जो कुमारमात्य है इसे जो है कि राजा द्वारा चुना जाता था। राजा द्वारा केंद्र और राज्य में, बोले तो प्रांत, में चुना जाता था। इसे राजा द्वारा नगद वेतन दिया जाता था। राजा इसे राजा द्वारा नगद वेतन दिया जाता था। अगला देखते हैं महादंडनायक। 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 महादंडनायक प्रमुख न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश।
मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक ये जो महाअक्षपटलिक है, ये जो है कि आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, कुमार मात्य ये क्या होते थे? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे उसका सर्वोच्च अधिकारी यदि बोले तो कौन होता था? कुमार मात्य। इसे जो है कि राजा द्वारा सीधे जो है कि केंद्र और राज्य में चुना जाता था। ये जो है कि इसे वेतन की यदि बात करें तो राजा जो है कि इसे नगद वेतन देते थे। और महादंड नायक, दंड नायक, दंड से याद रखिएगा, दंड देने वाले, दंड देने का काम कौन करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश। और महाअक्षपटलिक, ये महाअक्षपटलिक, अक्ष से अक्षर और अर्थात आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, आय व्यय का हिसाब किताब रखने वाला। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। दो स्टार दे करके लिखिएगा। पहला स्टार देखिए, एक ही व्यक्ति जो है कि कई पदों पर होते थे गुप्त काल में। तो लिखते हैं एक ही व्यक्ति कई पदों पर होते थे। अर्थात एक ही व्यक्ति के पास जो है कि कई पद होते थे। जैसे हरिसेन, ये हरिसेन जो है कि कुमार मात्य के पद पर था। कुमार मात्य। उसके बाद महासंधि विग्रहक के पद पर, महासंधि विग्रहक। उसके बाद महादंड नायक के पद पर थे। और ये जो मौर्य गुप्त काल है, यहाँ पर जो है कि पद जो है कि वंशानुगत होने लग गए थे। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, गुप्त काल में पद वंशानुगत होने लग गए थे। यदि बोले कैसे, तो देखिए हरिसेन का पुत्र वीरसेन उसके बाद पन्नदत्त का पुत्र चक्रपालित। ये किसके समय थे? तो स्कंद गुप्त के समय, स्कंद गुप्त।
तो देखिए क्या देखे हम, क्या देखे, गुप्त जो है, गुप्त काल में एक ही व्यक्ति कई पदों पर होते थे, अर्थात एक ही व्यक्ति के पास एक से अधिक पद होते थे। कैसे हम कह सकते हैं, तो देखिए ये जो हरिसेन है इसके पास बहुत सारे पद थे, जैसे कुमार मात्य का था, महासंधि विग्रहक और महादंड नायक। ये तीनों काम जो है कि एक ही व्यक्ति करते थे, हरिसेन। और गुप्त काल में पद जो है कि वंशानुगत होने लग गया, अर्थात हम यदि किसी पद पर हैं तो मेरे बेटे उस पद पर होगा, वंशानुगत चलने लगा। जैसे देखिए ये जो हरिसेन है, हरिसेन का पुत्र वीरसेन आ गया। उसके बाद पर्णदत्त, ये कौन थे, तो सौराष्ट्र के गवर्नर थे स्कंदगुप्त के समय, और इसके बाद इसके पुत्र चक्रपालित बने। इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम प्रांतीय प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।